प्योरिफिकेशन के मेथड चल रहे थे, रिफाइनिंग के मेथड चल रहे थे, शुद्धिकरण की अलग अलग विधियां चल रही थी। अगली जो विधि है जिसका नाम आता है वो है वेपर फेज रिफाइनिंग, यानी वाष्प प्रावस्था परिष्करण बोल दो, शुद्धिकरण बोल दो, बात एक ही है। इस प्रोसेस में क्या होगा समझना। इस प्रोसेस में क्या करेंगे, हम एक इम्प्योर मेटल लेंगे। क्या लेंगे? इम्प्योर मेटल लिया, यानी अशुद्ध धातु ली। इस अशुद्ध धातु को भाई साहब हमें क्या करना है, एक केमिकल से रिएक्शन करवानी है। वो कोई भी चीज हो सकती है, केमिकल का मतलब कोई भी चीज। जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे किसी केमिकल सब्सटेंस के साथ, तो क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा? एक संकुल यौगिक बनेगा। अब इस संकुल यौगिक को भाई साहब क्या करना है, हीटअप करना है। क्या करना है? हाई टेम्परेचर पे गर्म करना है। जब हम इसे गर्म करेंगे तो ये जो संकुल यौगिक बना है, ये जो कंपाउंड बना है कॉम्प्लेक्स, ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो यहां से हमें शुद्ध धातु यानी प्योर मेटल प्राप्त होगा। ये प्रोसेस है वेपर फेज रिफाइनिंग का। क्या हुआ, क्या किया, इम्प्योर मेटल लेना है, उसे किसी सब्सटेंस यानी केमिकल सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करवानी है। जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब उस कॉम्प्लेक्स का हाई टेम्परेचर पे गर्म करना है, जिससे वो डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। ये प्रोसेस दो टाइप से होता है, यानी इसकी दो मेथड्स है। वो मेथड क्या क्या है? एक मेथड है मॉन्ड प्रोसेस, एक है वॉन ऑर्केल मेथड। ये दो मेथड्स आपको पढ़ने हैं। अब देखो, जो मॉन्ड प्रोसेस है वो किस मेटल के प्योरिफिकेशन के लिए काम आता है? निकेल के लिए। इसलिए इस प्रोसेस को हम निकेल का प्योरिफिकेशन मेथड या रिफाइनिंग ऑफ निकल भी बोलते हैं। इस मेथड को, ये मेथड किसके लिए काम आता है? यह आता है जिरकोनियम मेटल के लिए और एक टाइटेनियम मेटल के लिए। जिरकोनियम और टाइटेनियम धातु का परिष्करण या उसका शुद्धिकरण वॉन आर्केल मेथड द्वारा किया जाता है। ये बातें ध्यान रखनी है। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, जो अभी मैंने आपको बताया है, दोनों ही वेपर फेज रिफाइनिंग के प्रोसेस है। इसमें क्या लेंगे हम? इम्प्योर निकेल लेंगे। मैंने ले लिया ये इम्प्योर निकेल यानी अशुद्ध निकेल। अब इसकी क्या करवानी है? किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन। यहां पर वो सब्सटेंस कौन होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे ही हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो भाई साहब यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो है निकेल का कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। इसका नाम है निकेल टेट्रा कार्बोनिल। क्या है? निकेल टेट्रा कार्बोनिल। ओके, ये जो कॉम्प्लेक्स यहां बना है, ये जो संकुल यहां बना है, ये कब बना है? जब हमने इसे क्या किया, गर्म किया एक टेम्परेचर पर। वो टेम्परेचर ध्यान रखना 330 से 350 केल्विन पर। जब निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पर जो भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं, इन दोनों विधियों में जो भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ध्यान रखना वो जो कॉम्प्लेक्स होंगे, वो जो संकुल होंगे, वो वॉलेटाइल नेचर के होंगे। वॉलेटाइल नेचर के होंगे, यानी उनका नेचर वाष्पशील होगा। उनकी प्रकृति कैसी होगी? वाष्पशील। अब यहां पर ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ये एक रिएक्शन हुई। दूसरी रिएक्शन क्या होगी? इस कॉम्प्लेक्स को आपको लेना है, लिया, जो क्या है, वॉलेटाइल है, और इसे हीटअप करना है। इसका टेम्परेचर ध्यान रखना 350 से 370 केल्विन पे। आप इसे जब गर्म करोगे तो गर्म होने के बाद जिस सब्सटेंस से मिलकर बना है, ये उसी में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज यानी विघटित हो जाएगा। तो यहां से जब ये निकल वापस बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड वापस बनेगी, ये जो निकल आपको यहां से मिला है ये शुद्ध होगा,
ये क्या होगा, प्योर होगा। अब आप सोचोगे इम्प्योरिटी कहाँ की, तो भाई साहब इम्प्योरिटी इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या हो जाती है, निकल जाती है। जो भी इम्प्योरिटी यहाँ प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये वोलेटाइल नेचर का कंपाउंड है, इसे आप गर्म करोगे तो इजीली क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा, यानी वेपराइज हो जाएगा। अब पीछे जो बचेगा वो सिंपल प्योर निकल होगा। ठीक है, अब इस विधि में क्या होगा, सिंपल वैसा ही है, बट यहाँ पर देखो सेकंड स्टेप में हमने कॉम्प्लेक्स को गर्म किया था ना, उसे हीटअप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर गर्म नहीं करना, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा प्रोवाइड करनी है। किस पर, एक टंगस्टन के वायर के साथ। होगा क्या यहाँ पर, सबसे पहले जो भी आपके पास है, चाहे वो जिरकोनियम हो या टाइटेनियम हो, जैसे मैं जिरकोनियम को पहले लूं, जिरकोनियम यहाँ पर अभी क्या है मेरे पास, अशुद्ध है यानी इम्प्योर है। इसकी मैं रिएक्शन आयोडीन के साथ करवाऊंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, ZrI, ये वोलेटाइल सब्सटेंस बना अपने पास। अब इस वोलेटाइल सब्सटेंस को कब बना होगा, अगर मैं बात करूं तो इसे जब हमने 870 केल्विन पे क्या किया, गर्म किया। अब इस वोलेटाइल सब्सटेंस को लेना है और इसे क्या करना है, आपके पास एक टंगस्टन का वायर होगा, टंगस्टन जो धातु होती है उसका तंतु होगा यानी तार होगा, उसमें आप क्या करवाओगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे और इस वोलेटाइल सब्सटेंस के मीडियम के अंदर रख दोगे। जैसे ही आप इस मीडियम के अंदर रखोगे तो भाई साहब 1800 केल्विन टेम्परेचर जब होगा, तब आपने क्या किया है, टंगस्टन के वायर पर यानी टंगस्टन के तंतु पर क्या फ्लो करवाई है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई, तो ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। किस पर, जिरकोनियम और आयोडीन। ये जो जिरकोनियम यहां से मिला, ये क्या है, प्योर जिरकोनियम है। वही सब्सटेंस है जिससे सब्सटेंस कराई, उसी में क्या होता है, डिकम्पोज होता है। बस ये मीडियम ध्यान रखना, यहाँ पर टंगस्टन के वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं जब 1800 केल्विन टेम्परेचर होता है, तो जिरकोनियम, ये जो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है जिरकोनियम का, ये जिरकोनियम और आयोडीन गैस में टूट जाता है। अब एक टाइटेनियम का याद रखना है, तो वह यहां लिख देता हूं। टाइटेनियम के लिए क्या है, टाइटेनियम को भी आप आयोडीन के साथ क्या करोगे, हीटअप करोगे 500 केल्विन पर, और जब यहाँ पर टाइटेनियम का वोलेटाइल सब्सटेंस बनेगा, वाष्पशील पदार्थ बनेगा, इसको लोगे, टंगस्टन के वायर में क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाओगे, और जब टेम्परेचर कितना हो, 1700 केल्विन हो, तब ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ से ये जो टाइटेनियम मिला, ये क्या होगा, प्योर होगा, शुद्ध होगा। यहाँ पर कंडीशंस क्या है, बस ये इलेक्ट्रिसिटी वाली, टेम्परेचर वाली, यहाँ पर भी ये ध्यान रखनी है, यहाँ पर भी ये ध्यान रखनी है और ये ध्यान रखनी है। मेन जो प्रोसेस है, ये दोनों इन प्रोसेस किसके टाइप है, ये है वेपर फेज रिफाइनिंग के। वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होगा, इम्प्योर मेटल लेना है, उसकी किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करवानी है, रिएक्शन करवाने पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, उसका क्या करना है, हीटअप करके डिकम्पोजिशन करवाना है। अब जो मिलेगा वो क्या होगा, प्योर मेटल। अब देखो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है क्रोमेटोग्राफी। हो सकता है छोटी क्लासेस में आपने क्रोमेटोग्राफी कभी पढ़ा होगा, हो सकता है आपको आता भी होगा। मैं इसका मतलब समझाता हूँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहले आपने जो CID सीरियल आता है, ACP दया वाला, है ना, जिसमें एक ACP दया होता है, एक डॉक्टर सालुंके होता है। डॉक्टर सालुंके होते हैं, वो भाई साहब कहाँ काम करते हैं, वो फॉरेंसिक लैब में काम करते हैं। तो फॉरेंसिक लैब में जब वो काम करते हैं तो भाई साहब वहां पर जो ACP होते हैं वो क्या करते हैं, कभी ना कभी कहते हैं डॉक्टर सालुंके को बुलाओ, किसी क्राइम सीन पर ले जाना है। जब डॉक्टर सालुंके जाते हैं वहां पर तो एक स्प्रे अपने साथ लेकर जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स उठाते हैं, अगर कहीं पर खून लगा हुआ हो दीवार पर और किसी ने क्राइम सीन पर उसे साफ किया हो तो एक स्प्रे छिड़कते हैं, फिर वहां से वो सैंपल उठाते हैं, उसका DNA की टेस्टिंग की जाती है। तो वहां पर वो जो सब चीज होती है, क्या चीज हुई, एक तो फिंगरप्रिंट की टेस्टिंग, दूसरी DNA की टेस्टिंग, ठीक है, या और किसी चीज की टेस्टिंग जब वो की जाती है, वहां पर जो मेथड यूज करते हैं वो लोग, वो होता है क्रोमेटोग्राफी। अब हम पढ़ने वाले हैं मेटलर्जी में, धातु कर्म में क्रोमेटोग्राफी का क्या यूज होता है। देखो क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है, आपके पास अगर कोई मिक्सचर है, आपके पास कोई मिश्रण है जिसमें खूब सारे कंपोनेंट है, अपने पास क्या होगा, अपने पास इम्प्योर मेटल होगा, ठीक है।
अब उस इम्प्योर मेटल में मेटल के अलावा कुछ अलग अलग इम्प्योरिटीज होगी, अलग अलग सब्सटेंस की, हमें उसे क्या करना है, दूर करना है। तो वहां पर ये मेथड मैं अप्लाई कर सकता हूं। कैसे अप्लाई करते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है और क्यों काम आता है, वो हम पढ़ते हैं। जो क्रोमेटोग्राफी है उसका यूज क्यों होता है, आइडेंटिफिकेशन में, यानी किसी सब्सटेंस की पहचान करने में, या सेपरेशन में, ठीक है, या प्योरिफिकेशन में, इसमें शुद्धिकरण में इसका यूज, पहचान करने में, पृथक करने में और शुद्धिकरण करने में किसी पदार्थ का क्या किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। इसका जो प्रिंसिपल है, यानी जो इसका सिद्धांत है, यानी कैसे वर्किंग होती है क्रोमेटोग्राफी की, वो ध्यान रखना। हमारे पास क्या होता है, कोई मिक्सचर होता है, क्या होगा, कोई मिक्सचर होगा। इस मिक्सचर में दो फेज होगी हमारे पास। जो फर्स्ट फेज है जिसे हम बोलते हैं मोबाइल फेज, यानी गतिमान प्रावस्था, एंड द सेकंड फेज इज स्टेशनरी फेज, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में स्थिर प्रावस्था। ठीक है, हमें क्या करना है, मेटलर्जी के बारे में क्रोमेटोग्राफी समझनी है तो सुनना। जो मोबाइल फेज होती है उसमें लिक्विड या गैस आते हैं। क्या आते हैं, कोई भी लिक्विड होगा या कोई भी गैस होगी। इसका मतलब समझना क्रोमेटोग्राफी का मेटलर्जी के वे से। मेरे पास कोई इम्प्योर मेटल है जो गलित अवस्था में हो सकता है, जो किस अवस्था में, गलित अवस्था में हो सकता है, यानी लिक्विड स्टेज में है। किस स्टेज में, लिक्विड स्टेज में। इस इम्प्योर मेटल में कुछ ना कुछ क्या होती है, इम्प्योरिटी। यानी मैं बोल सकता हूं मोबाइल फेज एक ऐसी फेज है जिसमें लिक्विड या गैस होते हैं। उस लिक्विड या गैस फेज में भी क्या होते हैं, खूब सारे कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे इम्प्योर मेटल लिक्विड स्टेट में यानी मोल्टन स्टेट में, लेकिन हमें इसे क्या करना है, शुद्ध करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटी, खूब सारी अशुद्धियां प्रेजेंट है। तो मैं बोल सकता हूं इसमें खूब सारे क्या है, कंपोनेंट, खूब सारे घटक मौजूद है, खूब सारे अवयव मौजूद है। उसको हमें क्या करना है, अलग करना है। तो एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ये जो लिक्विड यानी ये जो मोबाइल फेज होगी भाई साहब, ये जो गतिमान प्रावस्था होगी, इसमें खूब सारे कंपोनेंट होते हैं, यानी घटक मौजूद होते हैं। आई बात समझ में। यहां ये जो स्टेशनरी फेज होती है इसको हम मानते हैं ये एड्सॉर्बेंट होगा कोई हमारे पास, यानी हिंदी में जिसे बोला जाता है अधिशोषक। ये एक सब्सटेंस होता है। वो सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है, यानी जो एड्सॉर्बेंट होते हैं जो हम यूज लेते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, वो सिलिका जेल हो सकता है, वो एल्यूमिना हो सकता है जिसे Al2O3 बोला जाता है, वो मेरे पास स्टार्च हो सकता है, वो मेरे पास सेल्यूलोज हो सकता है। ये जितने भी सब्सटेंस है ये सारे एड्सॉर्बेंट यानी अधिशोषक की तरह क्रोमेटोग्राफी में काम करते हैं। अब होगा क्या, मेरे पास एक एड्सॉर्बेंट होगा, ठीक है, अधिशोषक होगा, कोई भी हो सकता है इनमें से। वो क्या होगा, स्थिर होगा यानी स्टेशनरी होगा। लेकिन ये जो लिक्विड या ये जो गैस है जिन्हें हम मोबाइल फेज या गतिमान प्रावस्था कह रहे हैं, इनको मैं क्या करूंगा, मोबाइल फेज को इसमें से गुजारूंगा। जब ये इसमें से पास होगा, हमें पता है इसमें खूब सारे कंपोनेंट हैं, तो हो सकता है वो कुछ कंपोनेंट यहाँ पर क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, अधिशोषित हो जाए। ये डिपेंड करेगा उनकी कैपेसिटी पे। तो होगा क्या, यहाँ पर कुछ सब्सटेंस जो कंपोनेंट उसमें मौजूद है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्ब होने के बाद इन्हें मैं क्या कर लूंगा, सेपरेट आउट कर लूंगा, इन्हें अलग करूंगा और किसी सॉल्यूशन या किसी सॉल्वेंट में घोल कर इनका क्रिस्टलाइजेशन, कंसंट्रेशन करवा के क्या कर लूंगा, प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन कर लूंगा, यानी शुद्ध जो भी घटक होगा वो ऑब्टेन कर लूंगा। आई बात समझ में। अब इसे क्रोमेटोग्राफी को एक सिंपल जो तुम्हारे कोर्स में है जिसे हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसके बेसिस पर समझते हैं।
जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, जो स्तंभ वर्णलेखी की है, वो समझना क्या है। अभी हमें प्रिंसिपल देखा था, क्या होता है, यहाँ दो सब्सटेंस होते हैं, एक होता है एड्सॉर्बेंट यानी अधिशोषक, ठीक है। इस अधिशोषक को हम एक वर्टिकल कॉलम, जो सिलेंड्रिकल कॉलम होगा, हो सकता है जो ग्लास का बना हो, ठीक है, इसके अंदर डाल दूंगा। जैसे ही मैंने ये डाला, इसके बाद में ऊपर से यहां से क्या इंसर्ट कराऊंगा, इसमें वो जो मैंने बोला था दूसरा सब्सटेंस, जिसे हम मोबाइल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोबाइल फेज, जो एक लिक्विड हो सकता है। ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है, इसमें क्या होते हैं? कंपोनेंट होते हैं, खूब सारे क्या होते हैं? घटक होते हैं। यानी मैं बोल सकता हूं यहाँ पर ये जो लिक्विड है, ये मेरा एक तरह का इम्प्योर मेटल भी तो हो सकता है, क्योंकि उसमें भी क्या होती है? खूब सारी जो कंपोनेंट है यानी अशुद्धियां हैं, जो इम्प्योरिटी, वो भी प्रेजेंट होती है। तो वही समझ लो। तो यहाँ पर समझना, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है? लिक्विड जिसे हमने यहाँ से इंसर्ट करवाया। तो ये गतिमान ही तो है, ये क्या है? मोबाइल तो है, इनमें क्या है? वेलोसिटी है, तो ये चल रहा है, ठीक है। अब जैसे ये एड्सॉर्बेंट के पास जाएगा, तो धीरे धीरे यहाँ क्या होता है, ये जो एड्सॉर्बेंट है, ये जो एड्सॉर्बेंट है, इसके अंदर ये लिक्विड घुसा, जैसे इसको पार करता है, तो होता क्या है, यहाँ पर इसकी लेयर बन जाती है खूब सारी। यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कुछ बैंड बन जाते हैं। ये जो बैंड बने हैं, कब, कैसे बने हैं, क्यों बने? क्योंकि एड्सॉर्बेंट का काम क्या है? किसी कंपोनेंट को उसकी नेचर के अकॉर्डिंग एब्सॉर्ब करना। तो यहां पर इस लिक्विड में अगर मैंने माना 3 कंपोनेंट है, जिसे मैंने नाम दे दिया कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 एंड कंपोनेंट 3। ये कंपोनेंट अपनी एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी, अधिशोषक क्षमता के आधार पर यहां पर क्या हो गए? एब्सॉर्ब हो गए, यानी अधिशोषित हो गए। जैसे ये अधिशोषित हुए, हमें पता कैसे लगा? मैं यहां पर क्या पास करूंगा? यूवी लाइट पास करूंगा। जैसे ही मैं इस पर यूवी लाइट पास करूंगा कॉलम पर, क्योंकि ग्लास का बना है, तो मेरे को यहां पर ये खूब सारे अलग अलग बैंड दिखाई देंगे। अब मैं क्या करूंगा? इन सबको बाहर निकालूंगा, क्योंकि एब्सॉर्बेंट क्या है? या तो सिलिका जेल है या एल्यूमिनियम है। तो एब्सॉर्ब जब हुआ है, तो मुझे साफ साफ यूवी लाइट से दिख जाएगा कि हाँ भाई, इतने पोर्शन में कंपोनेंट 1 है, इतने पोर्शन में कंपोनेंट 2 है, इतने पोर्शन में कंपोनेंट 3 है। जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला, इनको सबको कट किया, ये 3 बैंड, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 एंड कंपोनेंट 3। इन सभी कंपोनेंट को एक सॉल्वेंट में क्या करूंगा? मैं डिसॉल्व करूंगा, एक विलायक में क्या करूंगा? घोलूंगा। जब मैं इसे घोलता हूं, घोलने पर क्या होगा? मैं इसका कंसंट्रेशन करवाऊंगा, फिर मैं इसका क्रिस्टलाइजेशन करवाऊंगा, यानी क्रिस्टलीकरण जिसे हम बोलते हैं, करवाऊंगा। तो मेरे को क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल मिल जाएगा, शुद्ध धातु मिल जाएगा। अब देखो, ये 4 मेटल है, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन। इनके यूजेस आपको ध्यान रखने हैं। और एक टेबल जो मैं आपको स्क्रीन पे अभी बता रहा हूं, ये स्टील के अलग अलग क्या है? अलॉय हैं। इनको कंपोजिशन जितने भी हैं, इनके यूजेस आप याद कर लेना, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक एक नंबर में या तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या यहां से। यूजेस में आपको समझा देता हूं, कहां कैसे याद करोगे। आयरन को पकड़ो सबसे पहले। आयरन 2 टाइप का था, कास्ट आयरन और रॉड आयरन, डलवा और पिटवा लोहा। जो डलवा लोहा है, वो वहां यूज होगा जहां पर हैवी चीज, यानी हमारा बेस हमको क्या चाहिए? मजबूती, जहां हमें बहुत ज्यादा मजबूती चाहिए, कास्ट आयरन वहां यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे जितनी भी हैवी मशीनरीज होती है, उनका जो बेस होता है, वो हमें क्या चाहिए? बहुत मजबूत, ताकि वो मशीन हिले डुले ना। तो वहां पर कास्ट आयरन का यूज होगा। हैवी मशीनरी जितनी भी होती है, वहां पर कास्ट आयरन। और हमारी जो ट्रेन होती है, उनमें जो स्लीपर कोचेज होते हैं, वहां पर वो जो लोहा होता है, वो कौन सा होता है? वो कास्ट आयरन होता है। इसी के साथ साथ एल्यूमिनियम का यूज भी सुन लेना। ट्रेन होती है, ट्रेन में जो फ्लोर्स होते हैं, या अपनी जो बसेस में जो फ्लोर्स होते हैं, आपने देखे हैं, वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं भाई साहब एल्यूमिनियम के। तो ये यूज आप ऐड कर सकते हो। अपने आसपास देखना कहां कहां किस चीज का यूज हो रहा है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और देखो, जितने भी हमारे गटर के पाइप्स, ये पाइप्स कौन से हैं? गटर वाले, ठीक है। वो किसके बने होते हैं? आयरन के। आजकल तो क्या होता है, आप सोचते हो मिट्टी के, लेकिन
उसी के साथ साथ क्या होता है, जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं जिनमें पानी फ्लो करता है, वो किसका बना होता है, लोहे का बना होता है। वो लोहा कौन सा है, कास्ट आयरन का होता है। ठीक है। और जो अपने स्टोव्स होते हैं शादी ब्याह वगैरह में, आपने सबने देखा होगा लोहे की बड़ी बड़ी भट्टियां होती है, वो किसकी होती है, कास्ट आयरन की। और देखो रॉट आयरन का यूज जितने भी छोटे छोटे सामान जो हम घरों में यूज करते हैं, वायर हो गया, चेन हो गया, लोहे की कीले हो गई, नट बोल्ट हो गए, वो सभी किसके बने होते हैं, रॉट आयरन के। ठीक है, याद कर लोगे। और जितनी भी एग्रीकल्चर या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट चाहिए, वो किसके बने होते हैं, पिटवे लोहे के यानी रॉट आयरन के। एल्यूमिनियम के यूज आप ध्यान रख लेना, वेल्डिंग जो हम करते हैं वहां पर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एल्यूमिनियम यूज होता है। और फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल जिसे हम बोलते हैं, यानी फूड आइटम्स जितने भी होती हैं उनकी पैकिंग जब हम करते हैं तो हम फॉइल का यूज करते हैं, वो किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की। और इलेक्ट्रिक वायर और डायनेमो कॉइल बनाने में भी किसका यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का। और देखो इस चैप्टर में आपने पढ़ा है, क्रोमियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ा था ना, वहां पर क्या यूज हो रहा था, एल्यूमिना थर्माइट प्रोसेस। याद करो, एल्यूमिना थर्माइट प्रोसेस में हम क्या करते थे, क्रोमियम का निष्कर्षण करते थे, क्रोमियम का एक्सट्रैक्शन करते थे उसके ऑक्साइड से, वहां पर एल्यूमिनियम के साथ इसकी रिएक्शन करवाते थे। इसी तरीके से मैग्नीज और क्रोमियम, इन दोनों मेटल के एक्सट्रैक्शन में एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। कॉपर का देखो सबसे बढ़िया यूज, ये देखो घरों में ज्वेलरीज होती है, यानी जो सोना और जो चांदी होते हैं उनको स्ट्रेंथ, यानी उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करवाने के लिए भाई साहब क्या डाला जाता है, कॉपर, तांबा डाला जाता है। इलेक्ट्रिक वायर और अप्लायंसेस, कॉपर यूज होता है, सबको पता है। कॉपर सल्फेट एज अ फंजीसाइड यानी कवकनाशी, में लिख देता हूं, कवकनाशी के रूप में इसका उपयोग किया। वैसे ही नोट्स में लिखे हुए, बस समझ लो क्या क्या है। जिंक का यूज सबसे पहले तो वो देखो कहां कहां हम इस चैप्टर में हमने देखा है, एक्सट्रैक्शन देखा था हमें, लीचिंग पढ़ी थी, लीचिंग में एजीएयू की लीचिंग पढ़ी थी, वहां पर जिंक के साथ क्या कर रहे थे रिएक्शन करवा रहे थे ना, जो कॉम्प्लेक्स बनता था उससे रिएक्शन करवाते थे जिंक की, यानी इनके एक्सट्रैक्शन में किसका यूज किया जाता है, जिंक का। एज अलॉय के रूप में भी जिंक का यूज किया जाता है। जो ब्रास होता है, ठीक है, ब्रास पता है ना सबको, पीतल, पीतल किसका अलॉय है, कॉपर का, लेकिन उसमें जिंक मिक्स होता है, कॉपर और जिंक। ठीक है, और इसी तरीके से जर्मन सिल्वर होता है, उसमें भी, ये तो जीएस बन गया मेरा नाम, तो जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें भी क्या होता है, अपना जिंक मिक्स होता है। तो इन अलॉयज में क्या होता है, जिंक मिक्स होता है। और बैटरीज में क्या यूज होता है, जिंक यूज होता है। और गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण, ये सबको पता होना चाहिए। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो आयरन होता है उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, जिससे उसका कोरोजन ना हो जल्दी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, यानी आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण। ये यूजेस आपको ध्यान रखने। ये चैप्टर होता है आपका खत्म।